चैप्टर 8 में दिया है रॉस की जंग और मच्छरों के संग। इस चैप्टर में देखिए इसमें गतिविधि 1 में दिया गया है कि अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई सारणी को भरिए। जैसे इसमें दिए हैं कि पानी कितने दिनों से इकट्ठा है, यानी गमले में आपके यहाँ पानी कितने दिनों से इकट्ठा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि 6 दिनों से या 7 दिनों से, अब जितनी दिनों से आप देखकर लिख सकते हैं। और कूलर में कितने दिनों से पानी इकट्ठा था, कूलर में लगभग कम से कम 3 दिनों से, 3 दिन 2 दिन या 5 दिन, जितने दिन से आप लिख सकते हैं। पानी इकट्ठा हो, पानी कितने दिनों से इकट्ठा है टंकी में, तो टंकी में जैसे 5 दिनों से, स्कूल या मैदान में तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 6 दिन से। और गड्ढे में पानी 7 दिनों से इकट्ठा है। और नालियों में 1 साल से, और या कोई अन्य जगह जो पानी इकट्ठा है, तो कुआं यहाँ पे हो जाएगा आपका एक उदाहरण। अब देखिए इसमें आगे दिया गया है कि इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। जैसे यहाँ पे गमला दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वयं की। यदि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जैसे गमला, कूलर, टंकी, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नाली है, ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो इसकी रखवाली या तो हमें स्वयं अपने आप से करना है या हमारे घर के आसपास जो व्यक्ति है उसको इसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो इन जगहों की साफ सफाई की जिम्मेवारी किसकी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वयं की या भाई बहन की या पिताजी की, जो गमले की देखरेख करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें कूलर दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखे हैं पिताजी की या स्वयं मेरी, यह भी आप लिख सकते हैं। और टंकी की पिताजी की सफाई की जिम्मेदारी है, और स्कूल या मैदान की छात्र की, और गड्ढे की मजदूर की या स्वयं की। ठीक है, और नालियों की सफाई का जो जिम्मेदारी है वह मजदूर की या सफाई कर्मी की, और या कोई और अन्य जगह जो सफाई की जिम्मेदारी है। तो मंदिर की जैसे हमने लिखा है हमारे घर के आसपास के मंदिर की सफाई दादी माँ की है। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखते हैं कि आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है। जैसे यहाँ पे गमला है तो गमला में स्वच्छ पानी नहीं है, कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं अपनी सोच से। फिर कूलर में यहाँ पे दिया गया है कि आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है कूलर में, तो यहाँ पे लिखे हैं कि पानी स्वच्छ नहीं है या ज़्यादा धूल कण की मात्रा है। पानी स्वच्छ नहीं है, ज़्यादा धूल कणों की मात्रा है। मान लीजिए यदि हम 2-3 दिन तक पानी को छोड़ते हैं तो वह पानी गंदा हो जाता है या मटमैला हो जाता है जिसमें धूल कण पड़ जाते हैं, तो फिर उसको सफाई करके हम तीसरे या चौथे दिन उसमें स्वच्छ पानी डालते हैं। अब देखिए आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है। जैसे टंकी में तो यहाँ पे हम लिखे हैं काई जम गई है या पानी गंदा हो गया है। ठीक है, ज़्यादा दिन तक रहने से 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह तक या 5-6 दिन तक उसमें काई जम जाता है या पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए स्कूल या मैदान में तो यहाँ पानी स्वच्छ नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और गड्ढे की यहाँ पे यदि बात है तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है, जमा हुआ पानी है तथा कचरा भरा हुआ है। ठीक है, और नालियों में पानी में कीड़े हैं तथा मच्छर हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं या कोई अन्य जगह, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ग्राउंड है या फील्ड है उसमें भी पानी में अनेकों तरह की अशुद्धियाँ या दिखाई देते हैं या वे स्वच्छ नहीं है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें दिया गया है कि आपको किसी जगह पर इकट्ठे पानी में मच्छर के लार्वा दिखाई दिए हैं, जैसे गमले में तो यहाँ पे हमने लिखा है नहीं, और कूलर में तो यहाँ पे भी हम नहीं लिखा है, और टंकी में भी नहीं। स्कूल या मैदान में तो यहाँ पे हमने हाँ लिखा है। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा दिन तक स्कूल या मैदान में फील्डों में पानी इकट्ठा होने से उसमें ऐसा दिख सकते हैं। और गड्ढे में यहाँ पे हाँ लिखा है, और नालियों में भी यहाँ पे हाँ लिखा है, या कोई और अन्य जगह तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। ठीक है, और भी आपके नज़र में कोई जगह है जिसमें बहुत दिनों से पानी इकट्ठा है तो उसमें आपको ये मच्छर के लार्वा दिखाई दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए गतिविधि 2 में दिया गया है कि इन स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, लिखिए। तो जैसे हमने लिखा है कि पानी इकट्ठा होने से संक्रमण रोग का फैलना, चलने में दिक्कत होना, उस इकट्ठे वाले जगह पर पानी में स्वास्थ्य का खराब होना, यात्रा में परेशानी होना, गंदगी फैलना, मच्छर का काटना, पेयजल का अशुद्ध होना, इकट्ठे पानी में मच्छरों का फैलना। इस प्रकार से हमको इकट्ठे पानी में परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 3 में। तो गतिविधि 3 में दिया गया है, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं।
मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास के गंदगी को साफ करें और साफ सफाई पर अधिक ध्यान दें, नलियों को ढककर रखें तथा पानी को स्वच्छ और साफ रखें। इन्हीं उपायों से मच्छरों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो आगे गतिविधि 4 में इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे रोगों की पहचान है, यहाँ पे एज दिया गया है। और जैसे ठंड लगकर कँपकँपी के साथ बुखार होना, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट या मरीज को यदि ठंड लगकर और कँपकँपी होता है और बुखार आता है, तो उसका कारण यहाँ पे है कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं। इस कारण से उसको ठंड लगता है और ठंड लगकर बुखार आता है। ठीक है, तो मलेरिया के उसमें अंश पाए जाते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है गतिविधि 4 से यहाँ पे रिलेटेड। चलिए क नंबर में इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गई रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है। लिखिए, दिए गई रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि रोगी को ठंड लगकर कँपकँपी के साथ बुखार है। ठीक है, और उसे मलेरिया की शिकायत है। चलिए इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है ख नंबर में कि मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में कैसे पहुँचे होंगे। लिखिए, देखिए इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पे कि मलेरिया के जीवाणु प्रसून के खून में मच्छर के काटने से फैले होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ग नंबर में दिया गया है कि क्या आपने कभी अपने खून की जाँच करवाई है, यदि हाँ तो क्यों। लिखिए, हाँ, हम एक बार अपने खून का जांच करवाया है, बुखार आने के कारण और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 5 में दिया गया है कि जीवाणु या विषाणु को बड़ा करके देखने के लिए किसकी सहायता जरूरत होती है। चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो जीवाणु विषाणु को बड़ा करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यह जरूरत पड़ती है। अब गतिविधि 6 में यहाँ पे दिया गया है कि निशा का बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर ने उसे खून की जांच करवाने को बोला है। निम्न दर्शित चित्रों में जांच प्रक्रिया के सही क्रम बताइए। जांच की जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि निशा को 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, तो उसको डॉक्टर ने बोला है खून को जांच करवाने के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि उस जांच की सही प्रक्रिया क्या है, यानी किस प्रकार से उस जांच से गुजरा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जांच करने के लिए किसी भी पेशेंट या मरीज को सबसे पहले उसको हम फिंगर या उसके नस को देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे 1 नंबर जो है यह क्रम, इसके उंगली को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, जिसको ब्लड लेने के लिए उंगली को देखा जा रहा है। फिर दूसरे क्रम में यहाँ पे उसका सही चुनाव करके, और तीसरे राउंड में यहाँ पे सिरिंज की सहायता से यहाँ पे और उसको चेक किया जा रहा है। फिर चौथे राउंड में यहाँ पे उसे ब्लड निकाला जा रहा है सिरिंज के माध्यम से। ठीक है, और 5वें देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे 5वें क्रम में यहाँ पे सही रूप से यहाँ पे उंगली से ब्लड निकाला जा रहा है। ठीक है, और ब्लड निकालने के बाद यहाँ पे उस सिरिंज में यहाँ पे स्टोर होता है, और 7वें राउंड में यहाँ पे उस बीकर में, यानी उस जो ब्लड रखने का जो ये बीकर है उसमें यह डाला जाता है। ठीक है, ताकि वो ब्लड संरक्षित हो सके जांच करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये क्रम हुआ। अब इसमें हम आगे सवाल देखते हैं। गतिविधि 7 में यहाँ पे दिया गया है गतिविधि 7 में कि मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि मक्खी और मच्छरों से फैलने वाले बीमारी निम्न है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि रोग शामिल है। ठीक है, अध्याय 8 गतिविधि 8 में दिया गया है कि कुछ ऐसी पत्तियों की सूची बनाइए जो दवा के काम आती है। तो तुलसी हो जाएगा, नीम, पुदीना, हल्दी, बेल और पान। तो ये सब कुछ ऐसे पत्तियाँ जो हैं वह हमारे दवा के काम में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है।